हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टिकिटी होम साइंस। और आज हम पढ़ेंगे जो है विटामिन्स और मिनरल्स। इसमें देखिए जो है फाइट सोल्यूबल विटामिन्स और जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स पढ़ेंगे, फिर मिनरल्स पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे टॉपिक हम आज इसी एक वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ओके, तो देखिए चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें गले में ना, इसलिए ज़्यादा क्लास से नहीं दे पा रहे हैं। मतलब है कि देखिए सुनने में बाद में सुनते हैं रिकॉर्डेड क्लास तो हमें ही आवाज़ अच्छी नहीं लगती। यही प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादा क्लास प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं आप लोगों को हम। ठीक है, फिर भी चलिए हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रोसेस में रहेंगे। ये प्रॉब्लम तो 10-12 दिन से है लगातार, फिर भी प्रोसेस में हम रहेंगे। ओके, आइए देखते हैं। एक मिनट। हाँ, तो चलिए हम देखते हैं। वसा में घुलनशील यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन के यहाँ पर क्वेश्चन 15 दिए रहेंगे, फिर वाटर सोल्यूबल दिए रहेंगे, फिर मिनरल्स। इस तरह से हम सारी चीज़ें एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन बताना है आपको। ऑप्शन है हमारे पास विटामिन बी, फिर है विटामिन सी, फिर है विटामिन ए, फिर है विटामिन B12। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पित्त लवण और नमक। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पित्त लवण। ठीक है, इसी में हमारी जो है वसा घुलती है ना। वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए पित्त लवण जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाला भी नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ जो है एक बार पूरा आप रट लेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी रट लेंगे। हम लास्ट में आपको ट्रिक भी बता देंगे कि जो है किस तरह से ये क्वेश्चन याद किए जाएँ। तो बहुत ही आसानी यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन जो है लास्ट में हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, आइए देखते हैं। विटामिन में कौन सॉरी निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, फिर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, फिर है विटामिन B1, B2, B3 और B6, फिर है विटामिन सी और B12। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, वसा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। विटामिन ए, डी, ई और के ये सारे आपके वसा में घुलनशील विटामिन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर। नहीं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, स्कैर्वी, रतौंधी, बेरी रिक्टस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रतौंधी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आवाज़ कितनी बुरी लग रही है। ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से हम क्लास नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, और बाकी कोई बात नहीं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी ही आवाज़ में अगर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन डी का अच्छा कौन सा स्रोत है, आइए ये देखते हैं। है क्वेश्चन हमारा नंबर 5। तो देखिए नींबू, संतरा, मछली का तेल, आम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, मछली का तेल। ठीक है, यहाँ से जो है हमको विटामिन का तेल विटामिन डी हमको यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, और बाकी जो है आम से आपको सॉरी विटामिन ए मिल जाएगा आपको, है ना। नींबू और संतरा ये खट्टे फल है, तो इनसे आपको विटामिन सी प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम करेंगे मछली का तेल, है ना। बाकी तो आप जानते ही हैं कि विटामिन जो है डी का और कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? तो ई का मुख्य कार्य देखते हैं, दृष्टि में सहायता, फिर है हड्डियों का विकास, फिर है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, फिर है रक्त का थक्का बनना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। ठीक है, विटामिन
ई का मुख्य कार्य एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, देखिए इसमें ज़्यादा हम जो है समझाएँगे नहीं आपको, बस सिर्फ जो है सीधे हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, क्योंकि जो है बस थोड़ी ही देर में बिल्कुल जो है गला रूंधने लगता है मेरा, इस टाइम यही प्रॉब्लम है। इतने कमेंट आ रहे थे सब लोगों के कि मैम आप क्लास क्यों नहीं ले रही, क्लास क्यों नहीं ले रही? तो अब देख लीजिए सबूत आप लोगों के पास है, इतनी समस्या है मेरे पास यही। आइए क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो के की कमी से क्या होता है ये देखते हैं, रक्त का थक्का ना बनना, दांत का कमजोर होना, त्वचा रोग या एनीमिया। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, रक्त का थक्का ना जमना। बाकी देखिए और भी हम देख लेते हैं, त्वचा का रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है हमारे और भी चीज़ें होती हैं उसके अलावा, जब वसा की मात्रा भी कम होती है तब भी फाइनोडर्मा रोग हो जाता है। दांतों का कमज़ोर होना, इसके लिए जो है कैल्शियम फास्फोरस ज़िम्मेदार होता है। एनीमिया के लिए आप जानते हैं क्या ज़िम्मेदार होता है? बी12, ठीक है, बी9 और बी12 ज़िम्मेदार होता है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित विटामिन डी शरीर में किस खनिज के अवशोषण में सहायता करता है? विटामिन डी शरीर में किस खनिज के अवशोषण में सहायता करता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, लोहा, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम, ठीक है। विटामिन डी जो है शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है, आप लोग इतना जान के रखिए। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए, है ना। गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। उसके अलावा पपीता हो गया, है ना, और आपका सेब हो गया, इसमें भी जो है आपका विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पीले फल जितने भी हो गए ऐसे जो है खट्टे फलों को छोड़कर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए सारे रासायनिक नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिए, विटामिन ए से लेकर के जितने भी हैं। और ये हमारी प्लेलिस्ट में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है वीडियो मिल जाएगी सारी, और ट्रिक के साथ मिल जाएगी। हमने जो प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सारा कराया है, वहाँ से आपको सारी ट्रिक के माध्यम से सारे नाम और रासायनिक नाम और इनके कार्य सब पता चल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, थायमिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, सूरज की रोशनी से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? ठीक है, ऑप्शन है विटामिन ए, फिर है विटामिन डी, फिर है विटामिन ई, फिर है के। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। आप इसको जानते ही हैं कि सनशाइन विटामिन भी इसको कहते हैं, विटामिन डी को, है ना। तो वैसे भी बहुत आसान प्रश्न आपको लग रहे होंगे, लेकिन देखिए इतना है कि रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। कुछ जो है एक आध जो है 4-6 प्रश्न ऐसे भी होंगे जो थोड़ा सा कठिन होंगे, है ना, तो उसको जो थोड़ा सा आपके माइंड में आ जाएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए के अधिक सेवन से होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? यानी कि जब बहुत ज़्यादा विटामिन अधिक मात्रा में हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन को है हाइपर विटामिनोसिस, फिर है हाइपो विटामिनोसिस, फिर है एविटामिनोसिस, फिर है पॉलीविटामिनोसिस ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, क्या? हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपर विटामिनोसिस। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बता दें हम आपको कि पूछा गया है अधिकता, ठीक है, अधिक सेवन से। तो देखिए जहाँ पर भी अगर कोई भी मिनरल्स हो, कोई भी प्रोटीन, मतलब कि मिनरल्स भी हो सकता है आपका, कोई भी चीज़ हो, तो जहाँ पर अगर उसकी अधिकता की बात होगी, अधिक सेवन या उसकी अधिकता से रोग, तो वहाँ पर आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा? हाइपर। ये याद रखिए कि हाइपर जैसे होता है हाइपर अधिक, है ना, हाइपर टेंशन। तो क्या होगा, है ना, हमारा जो सोडियम है उसकी अधिकता से हमको हाइपर टेंशन होगा। और जहाँ पर ये एक ट्रिक है, और जहाँ पर कमी की बात आती है वहाँ पर याद रखिएगा आप लोग ये वर्ड हाइपो, ठीक है। इस तरह से ये आपको ट्रिक कंफ्यूज नहीं करेगी। हाइपो का मतलब हो जाएगा आपका कमी, हाइपर का मतलब हो जाएगा आपका अधिक। ये याद रखिएगा आप लोग, बस आपका यहाँ पर कन्फ्यूजन
दूर हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विटामिन को रक्त के थक्के का विटामिन कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन को ही रक्त के थक्के का विटामिन या रक्त स्कंदता का विटामिन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, रिक्टेस। ठीक है, बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो ये रिक्टेस देखने को आपको, रिकेट्स देखने को आपको मिलेगा। बाकी स्कर्वी जानते हैं विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी बेरी बी की कमी से होता है, पेलाग्रा भी जो है बी की कमी से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है? तो आइए देखते हैं किसको कहते हैं प्रजनन विटामिन, है ना, यानी कि किसकी कमी से प्रजनन दर या प्रजनन क्षमता, सॉरी, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। ऑप्शन है विटामिन ए, फिर है विटामिन डी, फिर है ई, फिर है के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन ई। है ना। इसी को किस नाम से जानते हैं? तो इसी को हम प्रजनन विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये हो गए थे आपके वाटर जो है फैट सोल्यूबल विटामिन। और अब हम आगे देखेंगे कौन से, तो हम देखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, क्या देखेंगे? तो वाटर सोल्यूबल विटामिन हम इसी के बाद आगे से देखेंगे। आइए इनको भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन है विटामिन ए, फिर है विटामिन सी, फिर है विटामिन डी, फिर है विटामिन के। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन सी। ये क्या है? तो जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिनों को शरीर में किस प्रकार से भंडारण होता है? यानी कि जो जल में घुलनशील विटामिन है उनका भंडारण या संचय किस प्रकार से होता है? आइए देखते हैं। लंबे समय तक, या फिर यकृत में भंडारित होते हैं, या फिर अधिकांश शरीर से निकल जाते हैं, या फिर वसा ऊतकों में जमा हो जाते हैं। तो देखिए जैसा आप जानते हैं कि जल में सोल्यूबल है, तो फिर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अधिकांश जल से निकल जाते हैं। ठीक है, जल के माध्यम से जो है बाहर हमारे शरीर में निकल जाते हैं, इनका संचय बहुत ज्यादा हमारे शरीर में नहीं होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। यानी कि बी कॉम्प्लेक्स का मतलब जितने भी बी के परिवार में आते हैं, B1, B2, B3, B6, B5, 7, 9 और 12 सारे जो है, और विटामिन सी, ये दोनों क्या हैं? आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। ये विटामिन सी की कमी से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? देखिए पूरी क्लास आप पढ़ लेंगे तो विटामिन की कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके, है ना। बी वन का नाम क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, स्कर्विक एसिड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायमिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? थायमिन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर आइए देखते हैं कौन सा रोग होता है। ए है पेलाग्रा, बेरी बेरी, रिकेट्स, फिर है स्कर्वी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेरी बेरी। ठीक है, ये विटामिन बी वन की कमी से आपको देखने को मिलेगा, बेरी बेरी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, रतौंधी, पेलाग्रा, बेरी बेरी। तो यहाँ पे बी थ्री से हमारा कौन सा होता है? पेलाग्रा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बी वन से बेरी बेरी, बी थ्री से पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी टू। ठीक है, बी टू का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ से देखिए, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, साइनोकोबाल्मिन। देखिए एक ही क्लास में कितनी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं, मिनरल्स की, विटामिन की, है ना, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। उसके अलावा सारे जो है सबके रासायनिक नाम भी यहीं से क्लियर हो जाएंगे आपको, और जो है रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है पदार्थ में जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा
स्रोत है, यानी कि ऐसा कौन सा है जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो आलू हो गया, आम, अमरूद, केला। तो केला जानते हैं आप कार्बोहाइड्रेट्स है इसमें, आम में विटामिन ए होता है, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमरूद। कल देखिए अभी लाइव क्लास कर रहे थे तो इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं खराब थी, पता नहीं गले में इतनी प्रॉब्लम है कि 2 दिन सही फिर 2 दिन खराब, फिर 2 दिन सही फिर 2 दिन खराब, ये समस्याएं चल रही हैं। अगला ये देखते हैं, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है ना। पायरोडॉक्सिन, थायमिन, साइनोकोबाल्मिन, फोलिक एसिड। मतलब तेज, मतलब ताकत लगा के बोलते हैं ना, गले में दर्द भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन। ये आपका विटामिन बी 12 का नाम है। उसके अलावा जो है बी 9 का नाम है, देखिए अभी आपको नीचे मिल जाएगा, है ना। फोलिक एसिड विटामिन, एक मिनट, मिल ही गया, नीचे हम बताने ही जा रहे थे। फोलिक एसिड विटामिन बी की कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये आता है आपका बी 9 की श्रेणी में, ठीक है। इसी से क्या होता है, इसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया आपकी होती है। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल, एस्कर्बिक, टोकोफेरॉल, कैल्सिफेरॉल, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, एस्कर्बिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, एक मिनट। निम्न में से जो है किस विटामिन को एंटी एनेमिक विटामिन कहा जाता है। एंटी एनेमिक विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन ए, विटामिन 12, बी, सी और विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी 12, इसी को हम एंटी एनीमिक विटामिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से किस विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन बी 9, है ना, यानी कि फोलिक एसिड की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बी 6 का रासायनिक नाम बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरोडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आ जाते हैं आपके मिनरल्स के क्वेश्चन, ठीक है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन बनने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है कैल्शियम, लोहा, जिंक, सोडियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोहा। लोहे की जो है अगर जो है लोहा है तो इसी की जो है इसकी कमी से हम क्या करेंगे, लोहे, जो लोहा है इसी की कमी से हमको अनीमिया देखने को मिलता है, इसलिए हीमोग्लोबिन बनने के लिए लोहा बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है। तो देख लेते हैं थायराइड हार्मोन के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम। तो देखिए लोहा भी आप जान रहे थे कि एंटी एनीमिक है ना, एनीमिया के लिए होता है, कमी हो जाती है इससे। तो ये आपका क्या है, हीमोग्लोबिन के लिए होता है। कैल्शियम हड्डियों के लिए होता है ना। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, आयोडीन। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। तो फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, सोडियम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, शरीर में तरल संतुलन के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। ए है कैल्शियम, फिर है आयरन, फिर है सोडियम, फिर है मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर है ना, शरीर में तरल संतुलन यानी कि जल संतुलन की बात यहाँ पर हो रही है, तरल संतुलन लिखा है, लैंग्वेज की है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। एनीमिया, घेंघा, रिकेट्स, स्कर्वी। तो करेक्ट आंसर एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। एनीमिया, घेंघा, रिकेट्स, स्कर्वी। तो ये हो जाएगा घेंघा। चलिए अगला क्वेश्चन, खनिज लवण के कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे आया आंसर देखते हैं,
हम कितने भागों में बांटते हैं खनिज रॉड को या मिनरल्स को? 2 भागों में, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, मैक्रो होते हैं जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है आपको, ठीक है, लिख भी सकते हैं ताकि भूलेंगे नहीं। अधिक मात्रा में माइक्रो होते हैं जिनकी अल्प मात्रा चाहिए होती है या बहुत ही कम मात्रा, लेकिन आवश्यक हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। चलिए फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो मिनरल्स है? आयोडीन, जिंक, कैल्शियम, कॉपर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम। देखिए आयोडीन भी बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए, जिंक और कॉपर भी, लेकिन कैल्शियम क्या है, हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है ना, दांतों और हड्डियों के लिए, और जिनकी हमारी संख्या में बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में हड्डियों का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और बहुत ही अधिक मात्रा में, इसलिए ये किस में आएगा? माइक्रो में आएगा। वैसे भी आप सेंस लगा लेंगे थोड़ा सा ना। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो मिनरल्स या ट्रेस एलिमेंट है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात माइक्रो की आ गई, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडीन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला खनिज कौन सा है? आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयोडीन। ठीक है, आइए अगला देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज कार्बोहाइड्रेट चयापचय में महत्वपूर्ण है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट और चयापचय में महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेते हैं। लोहा, क्रोमियम, कैल्शियम, फ्लोरीन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रोमियम। ठीक है, अगला ये प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज फास्फोरस के साथ हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है? तो ये देख लीजिए, आंसर हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, अगला ये देखते हैं क्वेश्चन। मांसपेशियों की कार्यप्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांतों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण खनिज है? ए है फ्लोरीन, बी है सोडियम, सी पोटेशियम, डी है क्लोरीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य किस खनिज द्वारा होता है? ए है लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा, है ना, क्योंकि देखिए लोहे से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है, और हीमोग्लोबिन ही हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है, शुद्ध भी करता है और पूरे शरीर में परिवहन का कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर लोहा हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से, है ना, थोड़ा सा गौर करके आप लोग देख लीजिएगा, एकदम हल्के में ना लीजिएगा कि अरे ये तो विटामिन की क्लास है, बहुत ही हल्के में ले लिए, ऐसा नहीं करना है। बहुत ही नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भी थोड़ा सा आप लोग गौर से पढ़ लीजिएगा या कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर नहीं लिखी, सारी चीज़ें इकट्ठे नहीं लिखी होंगी ना, टॉपिक वाइज लिखी होंगी, जैसे जल लिखा होगा वहाँ लिखा होगा, विटामिन में ये क्वेश्चन होंगे, प्रोटीन में अगले होंगे, तो इस तरह से होंगे, लेकिन इकट्ठे हो सकता ना हो, तो ये जो है क्लास आपके लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। शरीर का कितना भाग जो है या कितना प्रतिशत भाग जल से बना होता है? ए है 40 से 50, फिर है 60 से 70, फिर 80 से 90, फिर है 20 से 30। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 60 से 70, है ना। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, 60 से 70 होगा, तो जिस तरह से आपके पास ऑप्शन होगा उस तरह से आंसर आप देंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए जल का मुख्य कार्य क्या है? तो ये देखते हैं जल का मुख्य कार्य क्या होता है। केवल प्यास बुझाना, तापमान नियंत्रण, केवल पाचन, केवल अपशिष्ट निष्कासन। तो केवल लगा है, तो वैसे भी ये निगेटिव वर्ड है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तापमान नियंत्रण। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, क्या है हमारा, जल की कमी से होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट की श्रृंखला में रखिए। डिहाइड्रेशन, डायबिटीज, एनीमिया, हाइपरटेंशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिहाइड्रेशन, है ना, निर्जलीकरण कह सकते हैं, जल की कमी से हो सकता है। फिर है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी हेल्थ साइंस में आपको मिलेगा, और ये जान लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल से 2005 में बहुत सारे क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन आपको लगातार मिलेंगे, 5 में या 6 में। तो ये जान लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। कठोर जल में क्या अधिक मात्रा में होता है, यानी कि जो कठोरता मिली हुई होती है वो क्या, किस रूप में मिली हुई होती है? सोडियम और पोटेशियम लवण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण, आयोडीन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण। ठीक है, ये जो कठोर जल में मिले हुए थे, क्योंकि ये जल्दी से
दूर नहीं होते हैं ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण। अगला क्वेश्चन है जल का क्वथनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेयजल के शुद्धिकरण की कौन सी विधि सूक्ष्म जीवों को मारने में जो है सर्वाधिक प्रभावी है? ए फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन, अवसाद उबलना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोरीनेशन, है ना, क्योंकि क्या होता है क्लोरीन के द्वारा देखिए बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में या बहुत ही मतलब कह सकते हैं क्वांटिटी में जल शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा क्लोरीनेशन। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छोटी सी क्लास से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली थी, ठीक है, अगर जो भी देखेगा ध्यान से पढ़ लेगा तो ये बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगला है एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितना जल पीना चाहिए? तो देख लीजिए 1 से 2 लीटर, 2 से 3 लीटर, 4 से 5, फिर है 0 जो है नहीं, फिर जो है यहाँ पर हो जाएगा 1 से 1.5 लीटर, 0.5 से 1 लीटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 से 3 लीटर। यही आपको मिला हो जो है लिखा हुआ मिलता है किताबों में। वैसे तो ज़्यादा पीना चाहिए पानी, क्योंकि आजकल क्या है देखिए खान पान भी इतना और हमारी जो शैली है वो इतना ज़्यादा जो है गलत है, सब बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है, तो इसलिए इसको एक वे में लाने के लिए हमको इससे ज़्यादा पानी की मात्रा आवश्यक होती है। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जल का पीएच मान सामान्यतः क्या होता है? ठीक है, जल का पीएच मान सामान्यतः क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7। ठीक है, जल का पीएच मान 7 होता है और यहाँ पर रक्त का कितना होता है? तो 7.4 होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला ये 1 मिनट, 1 मिनट, ये कहाँ क्लास चली गई मेरी? बस 1 मिनट वेट करिए आप लोग। हाँ, हम यहाँ पर थे, जल का पीएच 7 होता है। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं जल की कठोरता को दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ए है साबुन, बी है डिटर्जेंट, फिर है सोडियम कार्बोनेट, फिर है नमक। सोडियम कार्बोनेट मीन्स वॉशिंग सोडा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, है ना, ये जो जल की कठोरता दूर करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जल की अस्थायी कठोरता को मतलब किस कारण होती है, इसका कारण क्या है? तो देख लेते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सोडियम और पोटेशियम के लवण। तो देखिए याद रखिएगा जहां पर अस्थायी कठोरता की बात आती है वहां पर बाई लगा होता है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा बस, जहां पर स्थायी होता है वहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है और जहां पर अस्थायी होती है वहां पर बाई लगा होता है। ठीक है, ये जल्दी ही दूर हो जाती है आपके आसानी से। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट, हाँ, देखते हैं निम्न में से कौन जल के कारण नहीं है? शरीर का तापमान नियंत्रण करना, प्रोटीन संश्लेषण, विटामिन ए का अवशोषण, अपशिष्ट पदार्थ। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन ए का अवशोषण। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जल की विशेषता है? ए है इसका रंग लाल, फिर है यह सार्वभौमिक विलायक है, या गंध युक्त होता है, इसका स्वाद मीठा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या सार्वभौमिक विलायक है। वैसे तो अगर होता है या गंध युक्त तो क्या है, ये देखिए स्वादहीन, रंगहीन और क्या है गंधहीन होता है जल, लेकिन ये सार्वभौमिक विलायक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग जो है दूषित जल से, है ना, या दूषित जल से फैलता है? मधुमेह, हैजा, टाइफाइड,
बी और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि हैजा और टाइफाइड ये दोनों दूषित जल से फैलते हैं। मधुमेह आप जानते हैं, जो पेनक्रियास से निकलने वाली हमारी सेल्स होती है बीटा, वहाँ से इंसुलिन निकलता है। उसकी जब वो जो है असंतुलित हो जाता है या कह सकते हैं कम निकलता है, तब जो है क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक होने लगती है, क्योंकि इंसुलिन ही उसको कंट्रोल करता है। जब वो सही से स्रावित नहीं होगा तो फिर रक्त में हमारे ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तभी हम मधुमेह के या डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में भांग ऑक्सीजन डीओ की मात्रा किस इकाई में मापी जाती है? ठीक है, किस इकाई में नापते हैं? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, है ना। ये आपका बी और सी दोनों में mg प्रति लीटर, फिर हो जाएगा ppm। ये जो है इन दोनों से हम नापते हैं भंग ऑक्सीजन की मात्रा को। अगला ये देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट है आज की सीरीज का। मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक जल की मात्रा होती है? ए है मस्तिष्क, बी है रक्त, सी है यकृत, फिर है फेफड़े। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रक्त, है ना। मानव शरीर में ये जो है रक्त में जल की सबसे ज्यादा अधिक मात्रा होती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना। और देखिए मेरे गले में जो है बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप लोगों को हम ज़्यादा क्लास प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। क्या बताएं, गला है कि सही ही नहीं हो रहा है। ठीक है, गला सही नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लास नहीं करा पा रहे हैं। मतलब इतना ख़राब लगता है हमको खुद ही, इसलिए। बाकी उसके अलावा आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। लाइव क्लास में भी इतने लोग आप लोग जुड़ते हैं, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बस यही है कि गला थोड़ा सा सही हो जाए, इसीलिए बिल्कुल भी ठंडा पानी भी नहीं पीते, बहुत सब चीज़ें करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, इसलिए आप लोगों को हम क्लास ज़्यादा जो है नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हेल्थ साइंस की होगी। 9 2 3 करके इस तरह से हम कंप्लीट कर देंगे हेल्थ साइंस, फिर हम होम मैनेजमेंट पे आएंगे। इसीलिए लाइव क्लास भी आज हमने नहीं ली, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता, इतनी खराब आवाज़ लगती है, तो जैसे लगता है कि मतलब अजीब सी फीलिंग आती है, नर्वस हो जाते हैं जब अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। ऐसे से करना भी अच्छा नहीं लगता बार बार, तो ये सारी समस्याएं हैं। इसलिए क्योंकि डायरेक्ट बात होने लगती है तो मुझे भी बिल्कुल अजीब सा लगता है। ये सारी समस्याएं हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो होगी या फिर लाइव होगी या जो है कह सकते हैं रिकॉर्डेड क्लास होगी, कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं इस समय हम, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। और भी गले के अलावा भी और तबीयत भी जो है थोड़ा सा कम सही ही रहती है इसमें। ठीक है, फिर भी देखिए कोशिश करती रहिए। इसमें देखिए एक चीज़ और है, बहुत ज़्यादा भले पढ़ाते हैं यूट्यूब पे ही, लेकिन हम हमेशा देखिए अपना प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हमने कभी नहीं किया कि आप हमारी क्लास देखिए, या हमने कभी वैसा विशेष उस तरह का थंबनेल भी नहीं लगाया होगा। आप चाहे जितनी क्लास देख लीजिए, जो अंदर होगा वही बाहर थंबनेल में होगा। तो देखिए हम तो इस बार यही कहेंगे इस टाइम आप लोगों के लिए कि आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, रिवीजन करिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो समस्या है। हम तो बार बार कहते हैं कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें होती देखिए आपको माइंड में बहुत बार सेट एकदम सेट हो जाती हैं, बार बार वो चीज़ रिकॉल होती रहती है, तो आपके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। और नहीं तो क्या होगा, आप बहुत आसान सा टॉपिक होगा, लेकिन तब भी अगर रिवीजन नहीं होगा तो कन्फ्यूजन हो जाए। जैसे कभी कभी होता है पीएच कि पानी का कितना, तो आप लोग का होमवर्क है, हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे हमने यहाँ पर पानी का बताया 7 और रक्त का बताया 7.4, है ना, 7.4। उसके अलावा आप लार का बताइएगा, वर्षा के जल का बताइएगा, है ना, और मूत्र का बताइएगा। इन तीनों का जो है आप पीएच मान हमको बताएंगे अपने कमेंट में। ठीक है, उसके अलावा ये भी कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि क्लास कैसी लगी, और उसके अलावा आपको जो कुछ पढ़ना है वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। और फिर भी हम एक बार लास्ट में फिर कहेंगे, भले ही हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, फिर भी कहेंगे कि बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया तो बेकार है। इसलिए धैर्य रखिए, इधर उधर बहुत भागने से अच्छा है अपनी क्लास रिवीजन करिए, अपने नोट्स रिवीजन करिए, यही हम कहेंगे सब लोगों से। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया आराम से पढ़ते रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ओके।